आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी वुमेन इन ब्लैक। यह मूवी सुजैन हिल की लिखी हुई एक नॉवल द वुमेन इन ब्लैक पर बेस्ड है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं तीन छोटी बच्चियाँ खेल रही होती है। फिर वो तीनों ही अपने रूम के कॉर्नर में कुछ देखती है और विंडो से वे तीनों कूद जाती है और हम देखते हैं कि रूम के उस कॉर्नर में एक लेडी का शैडो है। अब ये घटना को 8 साल बीत चुके हैं और हम आर्थर किप्स को देखते हैं जो कि एक वकील है। उसका 4 साल का बेटा है जिसका नाम जोसेफ है। आर्थर की वाइफ जोसेफ को जन्म देते समय ही मर गई थी। जोसेफ की देखभाल एक नैनी करती है। किप्स की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। उसे एलिस डब्ल्यू की एक पुरानी घर एलमार्स को मैनेज करके सेल करने का काम दिया जाता है जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। किप्स अपने बेटे जोसेफ को फ्राइडे को मिलने का प्रॉमिस करता है और उसे उसकी नैनी के साथ छोड़ एलमार्स के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन में वो एक रिच बिजनेसमैन मिस्टर सैम डेली से मिलता है। बातों ही बातों में वो किप्स को बोलते हैं एलमार्स का घर कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन किप्स उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। यहाँ किप्स अपने होटल में पहुँच जाता है जहाँ उसके ऑफिस की तरफ से रूम बुक किया गया था, पर रिसेप्शनिस्ट फीसर उससे बताते हैं कि उसके नाम का कोई भी रूम बुक नहीं हुआ है। अब वो कहाँ जा सकता है? वो फीसर को समझाता है। इस पर फीसर की वाइफ उसे एक रूम देने के लिए तैयार हो जाती है। वह उस कमरे में चला जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि यह वही रूम है जिसमें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि 3 बच्चियां 8 साल पहले विंडो से कूदकर सुसाइड कर ली थी। नेक्स्ट डे किप्स जेरोम से मिलता है। जेरोम किप्स को देखकर खुश नहीं लग रहा था। वो किप्स से कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो एलमार्स के सारे पेपर को लंदन ही भेजने वाला था। वो उसे पेपर दे देता है और साथ ही बोलता है कि उसे आज ही लंदन के लिए ट्रेन मिल जाएगी, तो उसे जल्द ही ट्रेन के लिए निकल जानी चाहिए। फिर वो किप्स को अपने घर के बाहर ले जाता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ हम समझ जाते हैं कि जेरोम नहीं चाहता कि किप्स उस गांव में रुके। ऐसा क्यों, यह हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। किप्स अपने काम को पूरा करके ही यहाँ से जाएगा। यह सोचकर उसने कार ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दिए और उसे एलमार्स चलने के लिए बोला। एलमार्स गाँव से दूर एक सुनसान जगह पर है जहाँ 2 तरफ से दलदल से घिरे हुए रास्ते से होकर जाना पड़ता है। किप एलमार्स पहुँच जाता है और कार ड्राइवर से शाम को आने के लिए कहता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे यहाँ लंबे समय तक कोई नहीं रहा हो। किप्स हर कमरे को चेक करता है। वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर हम देखते हैं किप्स के पीछे एक लेडी का साया है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, पर जब किप्स पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वह बंगले को अच्छे तरह से इंस्पेक्शन करता है। तभी उसे खिड़की के बाहर ब्लैक ड्रेस में एक लेडी दिखती है और वो चेक करने के लिए बाहर आता है। वह उस लेडी को खोजता हुआ बहुत आगे आ जाता है जहाँ उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। वहाँ हर तरफ वो खोजता है। ओस होने की वजह से उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। इतने में कार ड्राइवर भी वहाँ आ जाता है क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। गांव आने के बाद वह एक कांस्टेबल से उस घर में हुई सारी घटना को बताता है। कांस्टेबल उसे बताता है कि एलमार्स में उस बच्चे के मर जाने के बाद वहाँ कोई भी नहीं गया, तब से वो घर खाली है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ 3 छोटे बच्चे आते हैं। उनमें से एक छोटी बच्ची जिसकी हालत बहुत खराब लग रही। किप्स उस बच्ची को संभालने की कोशिश करता है। वो दोनों बच्चे किप्स को बताते हैं कि इस बच्ची ने, जिसका नाम विक्टोरिया है, कुछ खा लिया है, इसके लिए उसकी हालत खराब हो गई है। किप्स कांस्टेबल को आवाज देता है, पर तब तक उस बच्ची की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद किप्स अपने होटल पे जाता है जहां उसे फीसर की वाइफ मिलती है। वो उसे समझाती है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से चले जाना चाहिए और एलमार्स दोबारा नहीं जाना चाहिए। उसे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। इस पर किप्स कहता है कि वह यह सब कुछ अपने बेटे के लिए ही कर रहा है और वो काम खत्म करके ही यहाँ से जाएगा। इसके बाद वो मिस्टर डेली से मिलता है। मिस्टर सैम डेली के घर डिनर पर जाता है। मिस्टर डेली किप्स को बताते हैं उसकी वाइफ एलिजाबेथ बीमार है, उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं और वो अजीब हरकतें करती है। उसे लगता है कि उसका मरा हुआ बेटा अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर डेली को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ मेंटली अनस्टेबल है। जब वे लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी मिसेस डेली को फिर से दौरे पड़ते हैं और वो नाइफ से डाइनिंग टेबल पर कुछ ड्रॉ करती है। मिस्टर डेली उन्हें संभालने के लिए क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देते हैं। किप्स मिस्टर डेली के बनाए हुए ड्राइंग को देखता है जो ऐसा दिख रहा था मानो किसी ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया हो। नेक्स्ट डे किप्स जेरोम से मिलने उसके घर जाता है जहां जेरोम उसे नहीं मिलता, पर उसे बेसमेंट में एक कमरे में एक बच्ची लॉक मिलती है। वो किप्स को वहां से चले जाने को कहती है। वो वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो मिस्टर डेली की गाड़ी में बैठता है और दोनों एलमार्स के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ लोग उनका रास्ता रोक देते हैं। उन सब में विक्टोरिया के डैड भी
जीवित है। विक्टोरिया वही बच्ची है जो किप्स के सामने मरी थी। सभी विक्टोरिया के डेथ का रिस्पॉन्सिबल किप्स को मानते। उन सबका मानना था कि किप्स एल्मोर्स गया था और वो वहाँ पे उस लेडी को देखता है। वही लेडी बच्चों को मार रही है। वे लोग किप्स को लंदन जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर डेली उन सबके बीच से गाड़ी निकाल लेता है और एल्मोर्स पहुँच जाता है। इन सब की वजह से काफी लेट हो चुका था, इसलिए किप्स मिस्टर डेली से कहता है कि वो आज रात यहीं रुकेगा और अपना काम फिनिश करेगा। मिस्टर डेली नहीं चाहते थे कि किप्स यहाँ अकेले रुके, इसलिए वह अपना पेट डॉग को किप्स के साथ वहीं छोड़कर रिटर्न हो जाता है। किप्स एल्मोर्स के अंदर जाता है। रात भी होने वाली थी। वह सभी तरफ कैंडल जला देता है और घर के सभी चीजों को चेक करने लगता है। वहाँ उसे कुछ पेपर्स लेटर्स मिलते हैं, जिसे पढ़कर किप्स को पता चलता है कि इन लेटर को जेनेट नाम की एक लेडी ने एल्मोर्स की मालकिन एलिस को लिखा था। जेनेट एलिस की बहन थी। एलिस का अपना कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसने जेनेट के बेटे नेथालियन को अडॉप्ट किया था। एलिस ने सभी से कहा था कि जेनेट मेंटली अनस्टेबल है, वह एक बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती और उसने जेनेट को भी कभी अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया। उन लेटर में जेनेट ने यह भी लिखा था कि भले ही एलिस ने उसके बेटे नेथालियन को अपना बना लिया है, पर वो हमेशा जेनेट का ही बेटा रहेगा। लेटर में जेनेट ने लिखा था कि उसके बेटे नेथालियन की मौत की जिम्मेदार एलिस है। अगर एलिस चाहती तो वो नेथालियन को बचा सकती थी, पर उसने अपनी जान बचाई। वहाँ किप्स को जेनेट का डेथ सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो उसे पता चलता है कि जेनेट ने इसी घर की नर्सरी में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अब किप्स को पता चल जाता है कि जेनेट ही है जो सभी बच्चों को मार रही है। अब यहाँ किप्स के साथ अजीब तरह की घटनाएं घटने लगती है। कभी उसे लगता है कि कोई इस घर के बाहर खड़ा है, और जब वो बाहर जाकर देखता है तो कोई उसे उस घर की खिड़की पे खड़ा दिखता है। दीवारों पर खून से बने हुए नोट्स लिखे रहते हैं। रात में वो देखता है खिड़की के बाहर कोई कब्र से बाहर निकल कर आ रहा है। यह सब देखकर वो बहुत ही डर जाता है। तभी कुत्ता दरवाजे के बाहर देखकर भौंक रहा था। किप्स बाहर जाता है। बाहर मौसम बहुत ही खराब था, बारिश हो रही थी। वहाँ किप्स को बहुत सारे बच्चों की आत्माएं दिखती है। शायद ये उन्हीं बच्चों की आत्मा थी जिसे जेनेट ने मारा था। यह देखकर किप्स बहुत ही डर जाता है। फिर हम देखते हैं किप्स को घर पर एक कमरा दिखता है जो कि लॉक्ड था। बहुत कोशिश करने पर भी वह नहीं खुलता। किप्स उस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ खोजता है। उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है। जब किप्स दरवाजा के पास जाता है तो देखता है वह दरवाजा पहले से ही खुल चुका था। वह उस कमरे के अंदर जाता है जहां वह देखता है कि जेनेट का भूत फांसी से लटका हुआ है। किप्स बहुत ही डर जाता है और किसी तरह घर के बाहर भागता है। बाहर आकर वो देखता है सुबह हो गई है और मिस्टर डेली उसका इंतजार कर रहे हैं। वो रात की सारी घटना मिस्टर डेली को बताता है। जब वो गांव पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जेरोम का घर जल रहा है। किप्स को याद आता है कि जेरोम के घर के बेसमेंट में उसने जेरोम की बेटी को बंद देखा था। वो घर के अंदर चला जाता है उसे बचाने के लिए, और वहाँ वो देखता है जेनेट को जो कि उस बच्ची को कंट्रोल कर रही है और वो खुद को आग लगा देती है। यह सब काफी डिस्टर्बिंग था। किप्स मिस्टर डेली के साथ उसके घर जाता है जहाँ वो मिसेस डेली से मिलता है। वो उन्हें बताती है कि उनके बेटे की मौत डूबने से हुई है। फिर मिसेस डेली को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और वह कहने लगती है वह हमें यह सब करने पर मजबूर कर रही है। उसके आवाज से लग रहा था कि जैसे किसी शक्ति ने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। अब किप्स को समझ आ गया था कि जेनेट ने अपने बेटे नेथलियन को खो दिया था, इसलिए वो सभी के बच्चों को मार रही ताकि सभी को उसके दर्द का एहसास हो। मिस्टर डेली किप्स से कहते हैं कि नेथलियन एल्मोर्स के सामने के दलदल में डूबकर मर गया था और किसी को उसकी बॉडी नहीं मिली थी। किप्स उनसे कहता है कि अगर वे दोनों नेथलियन की बॉडी को जेनेट से मिलवा देते हैं तब शायद जेनेट की आत्मा को अपने बेटे को पाकर शांति मिल सकती है। इसके लिए किप्स इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था क्योंकि फ्राइडे को किप्स का बेटा जोसेफ उससे मिलने वाला था। इसके बाद किप्स और मिस्टर डेली एल्मोर्स के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते हुए इन्हें रात हो जाती है। किप्स रस्सी के एक सिरे से खुद को बांध लेता है और दूसरा सिरा मिस्टर डेली के गाड़ी से बांध देता है। अगर वो फंस गया तो मिस्टर डेली गाड़ी को पीछे लेकर किप्स को दलदल से बाहर खींच लेंगे। फिर वो नेथालियन की बॉडी खोजने के लिए दलदल में उतर जाता है। काफी खोजने पर उसे नेथालियन की बॉडी मिल जाती है। मिस्टर डेली गाड़ी पीछे लेते हैं और रस्सी के सहारे किप्स नेथालियन की बॉडी को लेकर बाहर आ जाता है। फिर वो उसे उसी कमरे में ले जाते हैं जहां जेनेट ने सुसाइड किया था। वहां उसे बेड पर लेटा देते हैं और जेनेट के सारे लेटर्स को नेथालियन के चारों तरफ बिखेर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर डेली को वहां अपने बेटा दिखता है और वह उसके पीछे एक कमरे में चले जाते हैं। तभी उस कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है। यहाँ किप्स भी जेनेट का वेट कर रहा था। तभी वहाँ के
सारे कैंडल्स बुझने लगते हैं और जेनेट की आत्मा किप्स की तरफ आने लगती है। किप्स गिर जाता है और जेनेट की नजर उसके बेटे नेथेलियन पर पड़ती है। फिर वो शांत हो जाती है और गायब हो जाती है। यहाँ मिस्टर डेली का कमरा भी खुल जाता है और वो किप्स के पास आ जाते हैं। तब किप्स उन्हें कहता है कि अब उन्हें नेथेलियन की बॉडी को जेनेट के बॉडी के साथ दफनाना होगा। फिर वे लोग यह काम भी फिनिश कर लेते हैं। फिर दोनों स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ किप्स का बेटा जोसेफ भी अपनी नैनी के साथ आ गया था। किप्स नैनी को लंदन के लिए 3 टिकट लेने को कहते हैं। वे तीनों आज रात ही ट्रेन पकड़कर लंदन के लिए निकल जाने वाले थे। नैनी टिकट लेने चली जाती है और किप्स मिस्टर डेली से बातें करने लगते हैं। वे लोग अब निश्चिंत थे कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और किप्स का ध्यान जोसेफ से हट जाता है। तभी हम देखते हैं जोसेफ का बिहेवियर बदल जाता है, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया है और वो पटरी पर आ रही ट्रेन की तरफ चल पड़ता है। किप्स की नजर जोसेफ पर पड़ती है और वह उसे बचाने के लिए जोसेफ की तरफ दौड़ता है, लेकिन ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी और इससे पहले कि किप्स अपने बेटे को लेकर पटरियों से हट पाता, ट्रेन उन दोनों को कुचलकर आगे निकल जाती है। मिस्टर डेली यह सब देखकर हैरान हो चुके थे और गुजरती हुई ट्रेन में उन्हें उन सब मरे हुए बच्चों की आत्मा दिखती है। उन सब के साथ जेनेट भी थी। फिर हम देखते हैं कि किप्स के सामने उसकी मरी हुई पत्नी की आत्मा होती है। वह समझ जाता है कि वह और उसका बेटा दोनों ही मर चुके हैं। वह जोसेफ से कहता है यह उसकी मॉम है। यहाँ वे तीनों बहुत ही खुश थे और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं जेनेट की आत्मा खुश नहीं थी। वह किप्स को उसके बेटे से दूर करके उसे तकलीफ देना चाहती थी, पर किप्स को उसकी फैमिली के साथ खुश देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमें पता चलता है कि किप्स ने जेनेट को नेथेलियन से मिलवा तो दिया था, लेकिन जेनेट की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि वह अपने बेटे से दूर होने के तकलीफ को कभी भूल ही नहीं पाई। वो सभी के बच्चों को मारकर अपना बदला लेना ही मकसद समझती थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो यह मूवी बहुत ही अच्छी है और काफी डरावनी भी है। पूरी मूवी आपको खुद से बांधे रखती है, जिससे कि आप अंत तक जरूर देखना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जेनेट का लुक काफी स्कैरी था। आपको यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मूवी रिलेटेड वीडियोस एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे आप सबका सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।